गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुख एकेडमी एडू वर्ल्ड। हम सॉल्व कर रहे थे केमिस्ट्री सेक्शन प्रीवियस ईयर का जो मास्टर केडर पंजाब मास्टर केडर एग्जाम हुआ था उसके। तो 35 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी थी, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। इन एडिशन उन तीनों वीडियोस के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं इस वीडियो के, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। आज हम करते हैं रिमेनिंग 15 क्वेश्चन सॉल्व, तो इससे हमारा जो केमिस्ट्री सेक्शन है प्रीवियस ईयर एग्जाम का वो सॉल्व हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच कंपाउंड विल नॉट गिव आइडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कली एंड आयोडीन। ओके, सो हमने इसमें ये बताना है कि इन चार कंपाउंड्स दे रखे थे, इन चारों में से कौन सा वो कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट, जो आइडोफॉर्म नहीं बनाता जब उसको रिएक्ट किया जाता है अल्कली एंड आयोडीन के साथ। तो आइडोफॉर्म और हेलोफॉर्म जिसको बोला जाता है CH3, इसको हेलोफॉर्म भी बोला जाता है। ओके, सो एक्स हो सकता है हमारा हेलोजन, मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, सो इस टाइप की जो फॉर्म बनती है, लाइक अगर कोई कंपाउंड है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो वो आइडोफॉर्म बनाएगा, दैट इज CH3। ओके, सो इफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन के ब्रोमोफॉर्म। सो इसी सिमिलरली हमें फ्लोरीन के साथ रिएक्शन में भी सिमिलर हेलोफॉर्म मिलती है, दैट इज CHF3, CHCl3, लाइक दैट। सो हमने इसमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा बनाता है हमारे पास आइडोफॉर्म। ओके, आयोडीन और अल्कली के साथ रिएक्ट करके। तो आइडोफॉर्म बनाने के लिए या हेलोफॉर्म जो बनाते हैं कंपाउंड, उसके लिए एक कंडीशन है कि वो उनमें जो भी एक एक्टिव ग्रुप लगा होना चाहिए या कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, उस ग्रुप के अल्फा पोजीशन के ऊपर हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, ये मस्ट कंडीशन है, हमारे पास अल्फा पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो वही हमारे पास कंपाउंड CH3 फॉर्म बना सकते हैं, हेलो फॉर्म। सो लाइक दैट, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे, CH2 क्या होता है, मिथिलीन, मिथिलीन ग्रुप। और CH3 ग्रुप क्या होता है, मिथाइल, CH3 मिथाइल ग्रुप होता है। ओके, तो सपोज करो यहाँ कोई कार्बोनिल है, अगर उसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर, दिस इज अल्फा पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस है वो हमारे पास जब भी हेलोजेंस के साथ और अल्कली के साथ प्लस अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें CH3 फॉर्म देगा, हेलो फॉर्म। ओके, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके देगा आयोडीन, आयोडो फॉर्म बनेगी उसमें। तो इसी तरह अगर ऐसे टाइप के क्या होते हैं, लाइक एल्डिहाइड्स, C डबल बॉन्ड OH, जिसमें एक साइड पे अगर मिथाइल लगा है। सिमिलर लाइक कीटोन, लाइक CH3, जिसमें दोनों साइड यार ग्रुप लगे होते हैं। ओके, ऐसे टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो हमें क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, हेलो फॉर्म बनती है उसमें। ओके, सो अब इसमें देखो पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा था, एसीटोन। एसीटोन के कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इट मीन ये हमें जब भी आयोडीन और अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा इसमें तो CHI3 फॉर्म बनेगी ही बनेगी। सो हमें वो आंसर बताना था विच विल नॉट गिव आइडो फॉर्म, सो दैट्स वाई ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब चलते हैं इथेनॉल के ऊपर। देखो इथेनॉल, CH3CH2OH। तो कुछ अल्कोहल्स होती हैं लाइक सेकेंडरी अल्कोहल्स, कुछ अल्कोहल्स हैं, हम वो भी हमें क्या देती हैं, हेलोफॉर्म बनाती हैं वो भी, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो इसमें भी क्या है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है, इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू ये वाली पोजीशन क्या हुई, अल्फा पोजीशन, तो इसमें भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसमें भी हेलोफॉर्म बन सकती है। सो ये वाला आंसर भी हमारा इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं डाई इथाइल कीटोन। ओके, डाई इथाइल कीटोन। अब देखो इसमें कार्बोनिल के, हमने मेन जिसके ऊपर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना, लाइक OH, लाइक कार्बोनिल, उसके विद रिस्पेक्ट टू देखना है कि अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है कि नहीं है। इस कार्बोनिल के ऊपर देखो, इसके लेफ्ट साइड CH2 ग्रुप है, एंड CH2 ग्रुप क्या होता है, मिथिलीन ग्रुप, हमें क्या चाहिए, मिथाइल ग्रुप।
इसकी इस साइड भी अल्फा पोजीशन के ऊपर मिथिलीन ग्रुप है, दैट्स वाई ये इसमें हमारी हेलो फॉर्म नहीं बन सकती। तो ये वाला तो इस हेलो फॉर्म में नहीं देगा, तो इसलिए ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। इसीलिए इस तरह हम आगे चलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होती है? ये वाली। ओके, दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, CH3 CH2OH। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू देखो, जिसके साथ OH लगा है उस कार्बन के अल्फा पोजीशन पे दो दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। इट मीन ये भी हेलो फॉर्म दे इसमें भी हेलो फॉर्म बनेगी जब ये अल्कली और आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। सो हमारा करेक्ट आंसर विच विल नॉट गिव आयोडो फॉर्म, दैट विल बी डाई इथाइल कीटोन। सो हमारा करेक्ट आंसर था इसमें डाई इथाइल कीटोन। Next देखो, the hydroxide of an element shows reactions both with acids and base, that element could be। so बताना है कि कोई एलिमेंट ए है, वो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा एलिमेंट ए हो सकता है जिसका हाइड्रोक्साइड है, जो कोई हाइड्रोक्साइड बने बने लाइक ओ AOH2, लाइक AOH3, ऐसी कोई फॉर्म बने और वो नेचर में हो एसिड्स की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे। और जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है उसको कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, तो वो बताना था। तो देखो बच्चे, जो ये वाला जो दे रखे है ना लिथियम, ओके, पहली बात तो है कि जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, जितना कोई मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और हाई चार्ज एग्जिबिट कर सकता है अपने ऊपर, उसके जो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे वो उतने ही ज्यादा नेचर में एसिडिक होते हैं। ओके, जितना कोई मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इट मीन वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब उसके ऊपर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, हाई चार्ज हो सकता है, तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे वो नेचर में एसिडिक होंगे। ओके, सो अगर लिथियम की बात करते हैं तो ये ज्यादा चार्ज एग्जिबिट नहीं कर सकता, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है नहीं ये। ओके, तो ये नेचर, इसके जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं वो नेचर में बनते हैं बेसिक। अब बोरोन एंड सिलिकॉन ये पी ब्लॉक के हैं और पी ब्लॉक के जो सारे हैं वो है नॉन मेटल्स और नेचर में वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेचर में होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट्स वाई जो इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं वो नेचर में होते हैं एसिडिक, ज्यादा वो एसिडिक नेचर के ही होते हैं। ओके, अब बात करते हैं ब्रिलियम। सिर्फ ब्रिलियम इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा था जिसके जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, ओके, वो नेचर में एसिडिक नेचर भी होता है उनका, बेसिक नेचर भी होता है। सो ब्रिलियम ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से, इसके हाइड्रोक्साइड्स नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। क्लियर? सिमिलरली वो आपसे कुछ और भी पूछ सकता है, लाइक मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए इसके बिना भी कुछ और है हाइड्रोक्साइड्स, लाइक जिंक के, लेड के, एल्यूमिनियम के, कॉपर के, टिन के, ओके, एल्यूमिनियम के, ये सारे भी जो होते हैं नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। ओके, ये भी आगे कभी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं इनके वो नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। क्लियर? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन था बी। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, अमोनिया एंड एनिलीन। तो बच्चे इसका इन तीनों तीनों अमीन्स दे रखी थी, इन तीनों की बेसिसिटी बतानी थी हमने। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। ओके, मैंने अमीन्स के ऊपर एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वो सारी वीडियोस आप चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप देख सकते हो विजिट करके। ठीक है, उसमें मैंने अमीन्स की सिंथेसिस और इनकी बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन्स, उनका कंपैरिजन और उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो फ्यूचर में आ सकते हैं, और सारे के सारे मैंने वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने इसका रीजन बता रखा है और किसकी बेसिसिटी ज्यादा है। ओके, सो वहां पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो एलिफेटिक अमीन्स क्या होते हैं, रीजन आप वहां से देख सकते हो आप जाके। एलिफेटिक अमीन्स होते हैं ज्यादा बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया, एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन्स।
ओके, तो एलिफेटिक अमीन हमारा जो है इसमें क्या है, प्लस आई इफेक्ट लगता है मिथाइल का, ये सबसे ज्यादा होता है बेसिक। ये मिथाइल ग्रुप होता है जो इसमें, वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब इसमें प्लस आई इफेक्ट देता है, तो जिसकी वजह से इसके लॉन्ड पेयर इजिली अवेलेबल होते हैं शेयरिंग के लिए, सो इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है मिथाइल अमीन की एज कंपेयर टू अमोनिया। और एनिलीन होते हैं एरोमेटिक अमीन की सबसे कम होती है, बिकॉज इनमें जो एनिलीन की स्ट्रक्चर ये वाली होती है ना, रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है और इसका लॉन पेयर कॉन्जुगेट डीलोकलाइजेशन में चला जाता है रिंग के साथ, तो दैट्स वाई लेस अवेलेबल फॉर शेयरिंग। सो इसकी बेसिसिटी कम होती है एज कंपेयर टू अदर। सो इसके जितने भी सिमिलर, और आपको एमीन्स भी पूछी जा सकती है डिफरेंट तरह की, सिमिलर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी पूछी जा सकती है। और बेसिसिटी अगर हम एमीन्स की डिस्कस करें एक्वस फेस में एंड एलिफेटिक, एक्वस फेस में एंड गैशियस फेस में, उन दोनों में भी अमीन्स की बेसिसिटी अलग टाइप की होती है, डिफरेंट बिहेवियर होता है बेसिसिटी का। सो ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप विजिट कर सकते हो, ये वो वाली वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वहां से भी देख सकते हो। तो इसमें हमारा जो सबसे ज्यादा बेसिसिटी थी वो थी मिथाइल अमीन्स की, देन अमोनिया एज कंपेयर, देन सबसे कम थी एनिलीन की। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन था बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द dissolution of ammonium acetate in water is a spontaneous process and the temperature of the solution decreases. What are the signs of H, S and G for this reaction? So इसमें हमें क्या बताना है, उन्होंने बता रखा है कि रिएक्शन क्या है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस। ओके, सो हमने बताना है कि हमारी इंथैल्पी, इंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी कैसे वेरी करती है। तो देखो बच्चे, इसमें जो रिलेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी एंड इंट्रोपी में, वो क्या होता है, जी क्या होती है हमारी गिब्स एनर्जी, एच होती है हमारी इंथैल्पी, टी टेम्परेचर है, एस क्या है हमारा इंट्रोपी। ओके, सो अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो डिपेंड कर, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओवरऑल अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज देखते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन जीरो होती है। अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है उसकी वैल्यू डेल्टा जी की ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है। और अगर हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है उसकी डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, इक्वल टू जीरो होती है। ओके, सो इस केस में अगर हमारे पास इंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर सिस्टम रिलीज कर रहा है तो एच की वैल्यू आएगी माइनस साइन के साथ, अगर सिस्टम को देनी पड़ रही है हीट तो दैट इज वो आएगी प्लस साइन के साथ। तो इसमें इवॉल्व होती है हीट, इसमें अब्सॉर्ब होती है। इसके लिए आप एक कुछ टिप्स नोट कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। अगर सिस्टम में से हीट रिलीज हो रही है तो इंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव, और अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रही है और स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड कर रही है तो उसकी इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, तो उसमें डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, क्योंकि इंक्रीज कर रही है, और इंथैल्पी है जो हीट है सिस्टम रिलीज कर रहा है, बाहर इवॉल्व कर रहा है, तो जिसकी वजह से डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा और डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल अगर डेल्टा एच नेगेटिव है डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन जो है हमारी स्पॉन्टेनियस रहेगी, और इसके साथ ही डेल्टा जी होना चाहिए लेस देन जीरो। ओके, उसके बाद अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी हमारा क्या है नेगेटिव, इंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है और हीट भी रिलीज हो रही है, ऐसी रिएक्शंस हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर पे वेरी करेंगी। अगर लो टेम्परेचर पे है तो वो स्पॉन्टेनियस होती है, अगर हाई टेम्परेचर पे है तो वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, अब अगर डेल्टा एच है हमारा पॉजिटिव है और इंट्रोपी भी हमारी क्या है पॉजिटिव है, इंट्रोपी भी इंक्रीज कर रही है और सिस्टम को हमें रिएक्शन देने के लिए हीट भी, रिएक्शन होने के लिए हीट भी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो ऐसे केस में लो टेम्परेचर पे तो रिएक्शन होगी नहीं, इसीलिए तो हमें रिएक्शन को हीटिंग देनी पड़ रही है ताकि वो रिएक्शन हो। तो लो टेम्परेचर पे तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगी और हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन बनेगी स्पॉन्टेनियस। क्लियर?
सिमिलर एक पॉइंट और है, अगर हमारे पास तीन पेयर बन गए, एक तो दोनों ही, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक था जिसमें दोनों ही नेगेटिव है, एक है जिसमें दोनों ही पॉजिटिव है, राइट। अब एक है जिसमें इसमें इंथैल्पी नेगेटिव थी, इसमें इंथैल्पी क्या है हमारी पॉजिटिव, और इंट्रोपी क्या है नेगेटिव। इंट्रोपी हमारी डिक्रीज कर रही है, सिस्टम को हीट भी हमें बाहर से देनी पड़ रही है। अब देखो अगर सिस्टम को हमें बाहर से हीट देनी पड़ रही है, ओके, इट मीन रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस ही थी। तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती, इसकी एटलीस्ट इंट्रोपी ही इंक्रीज होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसकी इंट्रोपी इंक्रीज होती है, ओके। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनी है लो टेम्परेचर पे, इट मीन लो टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, बट हाई टेम्परेचर जाते जाते इसकी मतलब है तो नेगेटिव ही, बट एक्चुअल में यहाँ पर कम नेगेटिव थी, यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव होने लगती है हाई टेम्परेचर पे, दैट्स वाई वो हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर इस चीज किसी सिस्टम को आप बाहर से हीट भी दे रहे हो बट उसके वो फिर भी प्रोसीड नहीं कर रही है, वो फिर भी उसमें इंट्रोपी इंक्रीज नहीं कर रही है, तो अगर इंट्रोपी इंक्रीज नहीं कर रही है तो ओवरऑल रिएक्शन जो रहेगी हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगी, ओके। ये चार पॉइंट आप नोट कर सकते हो। आगे इन चारों के बीच में से किसी में भी रिलेशन पूछ सकता है वो, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए। तो इस रिएक्शन में देखो, अगर वाटर में आप किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो तो ऑब्वियस है एसिड और बेस बनता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, सिस्टम का टेम्परेचर भी उसने लो ही बता रखा है, तो इट मीन इसमें स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी तो नेगेटिव ही रहेगा, लेस देन जीरो, ओके। तो वो तो चारों में उसने बता ही रखा है। स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा इज पॉजिटिव, ओके, मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें उसने नेगेटिव दे रखा है, लेस देन जीरो दे रखा है, तो ये तो बी और डी ऑप्शन कट हो गए, तो इसमें ओके। अब स्पॉन्टेनियस है तो जो डेल्टा एच की वैल्यू वो डिक्रीज करेगी, लेस देन जीरो है, तो ये हमारा जो करेक्ट पेयर है, जो करेक्ट आंसर आएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा हुआ, क्या बोला है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.02 नॉर्मल सोल्यूशन इज दिस। तो कोई सोल्यूशन उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी दे रखी है, 0.02 नॉर्मल का सोल्यूशन था, उसकी कंडक्टेंस दे रखी है स्पेसिफिक, और उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए जो इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच का होता है। तो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज डिनोटेड बाय कापा मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, ओके। सो इसमें क्वेश्चन आसान है, बस एक ही है, यूनिट्स का पता होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है जिसको हम कापा से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट होती है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। सो कापा की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, 2.06 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो कापा की वैल्यू यहाँ पे फिल करो, 2.06 मल्टीप्लाई 10⁻³ यूनिट्स साथ ही लिख लो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओके, मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी उसने कितनी दे रखी है, 0.02, ओके। सो नॉर्मेलिटी होती है ना वो हमारी किसके इक्वल होती है, ग्राम इक्विवेलेंट, जितना हम वेट लेते हैं पर लीटर, क्योंकि हमने उसने हमें आंसर किस में पूछा हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट में, तो नॉर्मेलिटी किस में होती है, ग्राम इक्विवेलेंट में। तो इसमें आपने कुछ भी नया ऐड नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। कितना आ गया, ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, ओके। तो ये पहले साइड पे लगा लेते हैं वैल्यूज को। यूनिट्स क्या है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऊपर क्या था साथ ही उसके सेंटीमीटर क्यूब, ये लीटर नीचे आ जाएगा ऊपर वाला, नीचे क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, एक ये वाला जो लीटर था ये ऊपर चला जाएगा, लीटर कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ। यहाँ क्या बन गया हमारे पास, ओहम इनवर्स, ये -1 सेंटीमीटर -1 +3, तो ये क्या बन गया सेंटीमीटर स्क्वेयर इंटू ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स,
ओके, तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसके साथ ये वाली यूनिट तो लगेगी ही, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके, तो वो तो सब में ही सेम दे रखी है, बस सिंपल हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके देखो कितनी आती है। यहाँ पर हमारी एक टर्म और है जो मैंने नहीं लिखी है, वो क्या है, 10⁻³ इसको भी लिख लो। अब इसको सॉल्व कर लो, टोटल कितना आता है आंसर, आप भी सॉल्व करके देख लो। तो देखो इसमें 10⁻³ और 10⁻³ ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे दोनों टर्म्स आपस में। इसको आप डिवाइड कर लो और ये हमारा आ जाएगा 103 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये है हमारा करेक्ट आंसर, तो बी इसमें है हमारा जो सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेकमैन रीअरेंजमेंट ऑफ ए फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल यील्ड। इसमें क्या पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट हमें अडक्ट दे रखा है, इसमें से हम इस पे हमने डायरेक्ट बेकमैन रीअरेंजमेंट करवानी है। ओके, तो वो रीअरेंजमेंट होने के बाद उसने बोला ए, ये को ये है, इसकी रीअरेंजमेंट कर दो। रीअरेंजमेंट के बाद आपका जो भी आएगा उसकी फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, और हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो बताने हैं आपने कौन से हैं। तो देखो जो बेकमैन रीअरेंजमेंट है वो भी एसिडिक कंडीशन के अंदर होती है, तो ये है कोई ए दिया हुआ है हमारा। ओके, ओके, अब बच्चे इसको ध्यान से देखो, बेकमैन रीअरेंजमेंट किसी एसिड के प्रेजेंस में होती है, लाइक वाटर या कोई भी एसिड। तो देखो इसमें क्या आ गया, जो हमारा H पॉजिटिव है, यहाँ ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये H पॉजिटिव हमारा कहाँ जाएगा, इसके पास, तो ये क्या बन गया, दिस। ओके, बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, लाइक ये कोई कार्बन है, ओके, C डबल बॉन्ड O, जब ऐसी टाइप बन जाता है, इसके ऊपर दो R1 है, लेट्स से दिस R1, दिस पार्ट इज R2, ओके, अल्कीन के पास यहाँ पर एक R1 R2। तो यो एक कोई भी इन दोनों में से एक अल्काइल ग्रुप जो माइग्रेट होता है और माइग्रेट होके नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, जैसे वो नाइट्रोजन के पास चला, इसी को रीअरेंजमेंट कहते हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट की। अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ अल्काइल ग्रुप टू नाइट्रोजन। ओके, तो अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा साथ ही वाटर रिमूव हो जाएगा, बट कंडीशन ये है कि आर ग्रुप जाएगा केड़ा, तो आर ग्रुप कौन वही जाएगा अ, जिसके ऊपर, बट क्वेश्चन ये है कि अल्काइल ग्रुप जाएगा कौन सा, तो आर ग्रुप वही जाएगा जो OH जो है हमारा, जो यहाँ पर OH है उसकी ट्रांस पोजीशन पे लगा हो। तो ये हमारी कोई अल्कीन है ना, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर तो नाइट्रोजन है, ये OH है, तो इसकी जो यहाँ पर ट्रांस पोजीशन है ना, ये वाला ही आर ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट करता है नाइट्रोजन की तरफ, और यहाँ से जो हमारा वाटर है वो बाहर की साइड जाता है, रिमूव होता है। तो इसमें देखोगे आप, तो इस वाटर का जहाँ OH की जो ट्रांस पोजीशन पे लगा है ये वाली फिनाइल रिंग, तो ये वाला फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो और यहाँ से जाएगा वाटर, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा, ये वाला कार्बन है जिससे विद इलेक्ट्रॉन फिनाइल ग्रुप जाता है। ओके, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन, और नाइट्रोजन से वाटर रिमूव हो जाएगा, और ये फिनाइल रिंग आ जाएगी इस साइड। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट ग्रुप में, नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, ये अभी हम ये वाला स्टेप नहीं कर रहे हैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट में अपने ही रीअरेंजमेंट होने के बाद ए की, बैकमैन रीअरेंजमेंट में के अंदर क्या आता है, सबसे पहले माइग्रेशन होती है, और साथ ही उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोलिसिस होने के बाद कार्बोकेटाइन की। और ये वाली हाइड्रोलिसिस हमें एक्स्ट्रा स्टेप दे रखा है, वो बाद का है, उसको हम बाद में परफॉर्म करते हैं। स्टिल हम बैकमैन रीअरेंजमेंट ही कर रहे हैं। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या है, जो वाटर होता है रिएक्शन के अंदर ही, वो क्या करता है, वापिस से इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर यूज किए होते हैं अटैक के लिए, सो जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर, सो इसके बाद हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन पॉजिटिव तो रखेगा नहीं, तो एक H इस अपने इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा साइड पे, H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाता है हमारे पास
OH, फिनाइल, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस फिनाइल। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो सकती है, टॉटोमेरिज्म। ये H यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर चला जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ NH आ जाएगा, दिस इज फिनाइल, दिस इज CH2 फिनाइल इथाइल। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है उसने, जो ये आया हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट, तो उसने फाइनली ये बोला है कि अब जो बेकमैन रीअरेंजमेंट एक पूरी रिएक्शन है अपने आप में, वो रीअरेंजमेंट का जो प्रोडक्ट बनता है उसको ही हाइड्रोलिसिस करवाओ और देखो कि उसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो ऑब्वियस उसने दो प्रोडक्ट दिए हैं, तो ये मोइटी ब्रेक कर जाएगी। अब देखो इस चारों ऑप्शंस में उसने दो दो दिए हुए हैं। ओके, तो अगर आपने ये वाला नोट कर लिया, ऊपर वाला मैं रब कर देती हूँ। ओके, तो हमारा जो बना है फाइनल प्रोडक्ट तो ये वाला है, फिनाइल, C डबल बॉन्ड O, NH, फिनाइल। ओके। अब इसकी क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के लिए इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करवाओगे, बेकमैन रीअरेंजमेंट का जो प्रोडक्ट बना है उसको पानी में डिजोल्व कर दोगे। पानी के साथ ट्रीट होने के बाद क्या होगा, पानी में से क्या आएगी, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। जो H पॉजिटिव है वो नाइट्रोजन का लॉन पेयर ले लेगा, तो जैसे ही वो इसके पास जाता है तो नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, NH2 पॉजिटिव, क्योंकि उसने इसका लॉन पेयर यूज करा H पॉजिटिव ने। ओके। अब क्या होगा, OH नेगेटिव भी पड़ा है, वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, CO नेगेटिव बन जाएगा, इस साइड आ गया OH, इस साइड आ गया NH2 पॉजिटिव फिनाइल, और ये इलेक्ट्रॉन अब वापिस आएंगे और यहाँ से नाइट्रोजन को शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बनता है हमारा COOH प्लस PHNH2। और PHNH2 क्या है, फिनाइल रिंग कौन सी होती है, एरोमेटिक। इसको ही बेंजीन रिंग को बोलते हैं ना। अब किसके साथ अटैच होगी, फिनाइल रिंग। ये वाला यही है ना, दैट इज एनिलीन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनिलीन। ओके। सो हमारे दो प्रोडक्ट बने ब्रेक हो गए, एक तो कोई किसी टाइप का एसिड है, दूसरा है एनिलीन के एरोमेटिक अमीन। तो अब देखो, हमारे पास चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस में से सिर्फ दो ऑप्शंस के अंदर एनिलीन है, वन इज दिस एंड वन इज दिस, तो ए और बी ऑप्शन तो कट हो गया। हमारे पास बी और डी में से हमारा करेक्ट आंसर है। अब दूसरा एसिड कौन सा, एक तो बेंजोइक एसिड, एक फिनाइल एसिटिक एसिड। सो ये वाला कौन सा है, फिनाइल एसिटिक एसिड। बेंजोइक एसिड तो ये होता है ना, जब दिस वाला बेंजीन के साथ जब एसिड एसिडिक ग्रुप लगा होता है, ये होता है बेंजोइक एसिड। बट हमारा फिनाइल एसिटिक एसिड बना है, PHCH2COOH, तो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा हुआ है उसने, मिलर इंडिसेस ऑफ क्रिस्टल विद द डिटेल दिस। तो सॉलिड स्टेट से ये क्वेश्चन आया था। तो मिलर इंडिसेस आपने किसी भी पॉइंट के निकालने हैं, कैसे निकालते होते हो, इसका ये ले लो, फ्रंट वाले जो कोफिशिएंट है 633। ओके। फिर इसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम 633 का, वो क्या आ जाएगा, एलसीएम इन तीनों का 6। अब पहले इसका लेते, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, और अब इनको करना है रेसिप्रोकल, दैट इज 1/6, 1/3, 1/3। अब इन करने के बाद इसको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ गया, 1/6 इंटू 6, 1/3 इंटू 6, 1/3 इंटू 6, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 1 2 2। तो इसमें जो हमारा करेक्ट मिलर इंडिसेस था दैट इज 1 to 2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जिस बच्चे ने भी ऑर्गेनिक की है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ रिएक्ट करवा के देखना था। एक एल्डिहाइड दे रखा हुआ है हमें, एक हमारे पास एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, पिरिडीन हमारे पास दे रखा है बेस। रिएक्शन को जरा सी हीटिंग देनी है और फाइनल प्रोडक्ट बताना आपका क्या होगा। तो देखो, एल्डिहाइड, ये आपका एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, CH2CH सेंटर में दिया हुआ, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे हैं, एसिड ग्रुप, साथ में पिरिडिन दिया हुआ है। क्लियर।
तो पिरिडीन आपका क्या होता है, एक्ट करता है एज अ बेस। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। तो वो क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन जो हमारा ये एक्टिव है, दोनों एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड क्यों बोला गया, इसके साथ दो दो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे हैं, ये दोनों वाले ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो ये इस कार्बन से इजिली प्रोटॉन निकल जाता है। तो इसलिए वो प्रोटॉन पिरिडीन ले लेता है। तो जैसे वो पिरिडीन इस यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, CH, सी, ये H ले जाएगा पिरिडीन, तो ये बन जाएगा हमारा CH नेगेटिव। ओके, CH एक H कम हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ डायरेक्ट इस स्टेप के ऊपर। तो पिरिडीन आया, उसने इसका ले लिया एक प्रोटॉन, तो ये हो गया हमारे पास CH नेगेटिव। ओके, तो पिरिडीन का काम क्या था, एक्ट करेगा एज बेस, अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। ओके, उसने यहाँ से एक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करा, तो हमारा एक्टिव जो नेक्स्ट मोइटी में अटैक करने के लिए कार्बेनाइन बन गया ये वाला। ओके, तो अब क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया CO नेगेटिव, इसके साथ लग गया CH, COOH। क्लियर। अब इसकी क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस, इसको मिल जाता है H। क्लियर। अब इतना हो गया, अब उसने ना यहाँ पर एक डेल्टा का सिंबल बना रखा है, इसका मतलब क्या है, हीट करा उसने। हीट करने के बाद क्या निकला, एक तो वाटर निकला, इस टाइम में वाटर। वाटर कैसे निकला, इधर से H गया, H पॉजिटिव, और इधर से गया OH नेगेटिव, तो ये क्या वाटर बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, एल्कीन टाइप। यहाँ पर एक H भी है इस कार्बन के पास, ये वाली मैं लगाना भूल गई, इधर रह गई है H। ओके, तो अब देखो, हीट करा है, ओके है ना, हीट किया है, तो दो एक कार्बन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, और दोनों ही ग्रुप्स में से इजिली कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों बने रहेंगे, एक तो ब्रेक कर ही जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, और ये H पॉजिटिव है वो इस C नेगेटिव को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास थोड़ी सी हीटिंग करने के साथ एक तो वाटर निकल जाएगा, एक गैस इवॉल्व हो जाएगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, दिस। ओके, अब देख लो कौन सा प्रोडक्ट बना हुआ है आपके इस चार ऑप्शंस के अंदर, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH COH। तो इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज C। क्लियर। नेक्स्ट रोटेशनल एनर्जी बतानी है। रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है उसने, चार में से बताना है कौन सा एक्सप्रेशन है। रोटेशनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन। जे क्या रोटेशन, बी है रोटेशनल कांस्टेंट, जे है हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल। ओके, जे क्या है हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल, जीरो है फर्स्ट है कोई भी, और बी क्या है हमारा रोटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो बी की वैल्यू होती है H² अपॉन 8 पाई² आई। जस्ट इसको फिल करना है, H क्या है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, पाई आपको पता, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो सिंपल, बी की वैल्यू फिल करो, यहाँ पे क्या आ गई, H² ओवर 8 पाई² आई जे इंटू जे प्लस वन, और मैच कर लो आपका कौन सा वाला एक्सप्रेशन है इसमें से। तो आपका जो करेक्ट आंसर आता है इसमें वो बी ही आता है। ओके, बाकी सारे नहीं है, कोई बाकी सारे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बताना था, कोपोलीमर ऑफ आइसोब्यूटाइल एंड आइसोप्रीन इज कॉल्ड। तो आइसोब्यूटाइल ये मैंने साइड पे लगा रखा, आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रीन है जो, इन दोनों से जो कोपोलीमर बनता है वो होता है हमारा ब्यूटाइल रबर। सो ये बना हुआ है, दिस इज आइसोब्यूटाइलिन, दिस इज आइसोप्रीन। इन दोनों में जो रिएक्शन होती है पोलीमराइजेशन की होती है, और उसमें हमारा जो फाइनल पोलीमर बनता है उसको कहते हैं ब्यूटाइल रबर। और इसके बिना जो अलग दे रखे हैं अपनी नॉलेज के लिए वो भी लिख लो। जो अब देख लो, ब्यूटाइल रबर है हमारा, वो बनता है आइसोब्यूटाइलिन
प्लस आइसोप्रीन से। ओके, जो ब्यूना एस है वो बनता है हमारा स्टाइरिन से, पोलीमेराइजेशन होती है उसमें स्टाइरिन में और ब्यूटाडाइइन में। जो ब्यूना एन है इसको एनबीआर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्यूना एन को एनबीआर भी बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? नाइट्राइल रबर। नाइट्राइल रबर। ओके, और ये बनता है पोलीमेराइजेशन रिएक्शन ऑफ अक्राइलो नाइट्राइल प्लस ब्यूटाडाइल। ओके, अब उसने फोर्थ क्या पूछा हुआ? थायोकोल। ये बनता है 2 क्लोरो से प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड प्लस सोडियम पॉलीसल्फाइड। तो ये 4 पॉलीमर है। ओके, तो इसमें हमें उसने पूछा था आइसोब्यूटाइलिन और आइसोप्रीन के बीच में, तो वो होती है ब्यूटाइल रबर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है उसने? अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.23 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो कोई सोल्यूशन है उसमें जो कैल्शियम नाइट्रेट है दैट इज CaNO3 टू टाइम्स दैट इज इक्वल टू 1.23 ग्राम इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारा जो वाटर है वो कितना लिया गया है? 10 ग्राम। ओके, उसको बॉईल करा वाटर की प्रेजेंस में। सोल्यूशन कंटेनिंग 1.23 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल्स एट। तो ये वाला जो हमारा मिक्सचर बना, ओके, सोल्यूशन बना, वो बॉयल करता है 100.975 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट की वैल्यू वाटर के लिए निकालनी है हमने। दैट इज कंडीशन दे रखी है उसकी, टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस पर 1000 ग्राम। तो बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन आया था ये आया था सोल्यूशन चैप्टर से। वो है ना उसका टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उस टॉपिक से आया है। तो देखो वैसे जो वाटर है वो बॉईल कर जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, क्लियर। बट जब उसमें कोई ऐसा कंपाउंड डाल देते हैं लाइक कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया, उसकी चिप्स डाल देते हैं, उसकी वजह से वाटर 100 पे बॉईल नहीं करेगा, अब वो हाई टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, स्लाइटली हाई टेम्परेचर पे, दैट इज 100.975। और जो ये वेरिएशन हुई है टेम्परेचर की दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। तो ये क्वेश्चन वहां से आया था। तो यहाँ पर आपने जो केबी की वैल्यू निकालनी है, केबी की वैल्यू आप लिख लो याद से। ये वाटर की जब हम निकालते हैं वो आती है 0 अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, तो ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। वो होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, क्लियर। अब आपने अगर निकालना, उसने क्या पूछा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना। तो अगर कैल्शियम नाइट्रेट है, वो अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या ब्रेक करेगा? कैल्शियम टू पॉजिटिव, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कैल्शियम नाइट्रेट, तो 100% डिसोशिएट हो जाएगा। तो कैल्शियम टू पॉजिटिव NO3 टू NO3 नेगेटिव। ओके, ये हो गया। अब देखो हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास एक फॉर्मूला है डेल्टा TB, जो टेम्परेचर जितना चेंज हुआ है वो किसके इक्वल होता है? IKM। आई क्या है यहाँ पर? वॉन्ट हॉफ फैक्टर। ओके, और के क्या है हमारा? एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, और एम क्या है हमारी? कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर। तो अब हमें देखना है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है? पहले आपका वाटर 100 पे बॉईल कर रहा था, अब आपका जो एलिवेट हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुई है, वो क्या है? 100.975। इसको सब्ट्रैक्ट कर, तो ये हमारा जो डेल्टा टीबी है वो आएगा 0.975। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो।
ओके, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या है हमारी 0.975, राइट। अगर आपने ये नोट कर लिया तो ये वाला साइड में रब कर देती हूँ, स्पेस कम है यहाँ पे। और आई की वैल्यू हमने निकालनी है, उसको भी साइड रखते हैं। के की वैल्यू कितनी है 0.52। एम की वैल्यू अभी कैलकुलेट करनी है हमने। एम क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या, मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का मास ओवर मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, ये होता है। कैल्शियम नाइट्रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है मास की 1.23। कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास होता है 164। ओके, और कैल्शियम इसका जो है हमारे पास वाटर का वेट वो दे रखा है उसने 10 ग्राम। इसको सॉल्व कर लो और कैलकुलेट कर लो, इसकी वैल्यू वो आती है 0.75। देखो आगे इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.75, वो वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो। दैट इज इक्वल टू 2.5। क्लियर। अब देखो हमारे पास आई की वैल्यू है 2.5। ओके, प्रीवियस देखो इसमें हमारा जो अब अमाउंट ऑफ फैक्टर होता है कैल्शियम नाइट्रेट जो डिसोशिएट होता है कंप्लीटली, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 NO3 नेगेटिव। क्लियर। और जो हमारा अमाउंट ऑफ फैक्टर होता है वो होता है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ओके, और इसमें देखो अगर सपोज हमारा इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन 1 थी। क्लियर। अब जो डिसोशिएट हुआ उसका पार्ट कुछ डिसोशिएट हुआ, एक्स पार्ट डिसोशिएट हो गया, तो एक्स पार्ट बना कुछ इधर, इसके आगे 2 लगेगा NO3 की। ओके, तो ये कुछ नंबर ऑफ मोल इनिशियली हम लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के 1 एट T इज इक्वल टू 0। ओके, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इसके आफ्टर डिसोसिएशन इसका कुछ एक्स पार्ट डिसोशिएट होगा, तो इधर कुछ एक्स पार्ट बनेगा भी, तो यहाँ पर भी एक्स आएगा, यहाँ पर भी एक्स आएगा। यहाँ पर हम 2 लगाएंगे क्योंकि 2NO3 है, सो यहाँ पर हम इसका 2 रखेंगे आगे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कितना आया 1 माइनस एक्स प्लस 2x, ऐड कर दो टोटल, ये कितना आ गया 1 प्लस 2x। तो हमने आई वैसे निकाला कितना है 2.5, तो बस 2.5 को इक्वल रख दो 1 प्लस 2x के। 2.5 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब क्या करो 2.5 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, डेट इज 1.5, और डिवाइड कर दो डिवाइडेड बाय 2 से, दैट इज इक्वल टू वी विल गेट 0.75। और x क्या था हमारा डिसोशिएटेड पार्टी था, और यही है हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 0.75, तो इसका 0.75 करेक्ट, और ऑप्शंस दे रखे थे तो इसका बी है हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एफिशिएंसी बतानी थी, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इंजन ऑपरेटिंग एट टेम्परेचर T1 एंड T2। ओके, तो देखो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के लिए उसको कोई हीट दी जाती है इंजन को Q1। ओके, वर्क करता है वो। एफिशिएंसी के लिए सिस्टम को क्या कोई हीट दी जाती है Q2, लाइक Q2 सिस्टम को हीट दी जाती है, उससे उसका वर्क मिलता है, वर्क करती है वो, हीट की वजह से हमें वर्क मिलता है। और सारी की सारी हीट वर्क में नहीं कन्वर्ट होती है, तो जो हम हीट देते हैं Q2 वो किसी पर्टिकुलर T2 टेम्परेचर पे देते हैं,
और कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होने के बाद कुछ पार्ट उसका वेस्ट हो जाता है, सिंक में चला जाता है, और वो टेम्परेचर होता है T1। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एफिशिएंसी होती है ईटा, वो हमारे ईटा एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। ओके, वो हमारे पास से होती है 1/1 - T1/T2। ओके, और T1 है हमारा लोअर टेम्परेचर, दैट इज 298 केल्विन, ये 298 केल्विन हो जाएगा ना। और T2 है हमारा 373 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट कर लो। और ये कितना आ जाएगा, 1 - 298/373। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 373 से 298, ये आ जाएगा 75/373। क्लियर। अब इसके एफिशिएंसी निकालनी है परसेंटेज में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ और डिवाइड कर दो 373 से, और ये आ जाएगा हमारा 20.1%। ये है हमारी 20.1, यहाँ नहीं दे रखा, तो 20% हमारा जो है इसमें करेक्ट आंसर। जिंक इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, ये जो भी बच्चा एंजाइम पढ़ के गया है बायो इनऑर्गेनिक वही कर सकता था। तो 4 एंजाइम दे रखे हैं। साइटोक्रोम होता है जो इसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक परऑक्सीडेस होता है जो इसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है, नाइट्रो, ये गलत लिखा हुआ, नाइट्रोजिनास, इसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है। तो सिर्फ कार्बोनिक एनहाइड्रेस है जिसमें जिंक प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर था बी। आगे पूछा है विच इज ट्रू फॉर हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट सोल्यूशन। तो हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट सोल्यूशन में क्या है, कोई सॉल्ट है, अगर उसको आप हाइड्रोलाइज कर दोगे, ओके, तो एक तो हमारे पास एसिड बनता है, एक हमारे पास बेस बनता है। क्लियर। तो ऐसा जो सिस्टम बनता है तो उसकी पीएच की वैल्यू होती है, वो होती है 7 + ½ pKa - pKb। ओके, और जो हमारा वाटर होता है, वाटर की पीके वैल्यू होती है, जो वाटर की वो होती है हमारे पास 14। ओके, तो इनमें से ऑप्शंस देखने हैं हमने। इसको यहाँ पर आप 7 की जगह पे हम, ये क्या हुई फिर, पीके डिवाइडेड बाय 2 ही हुई, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7। ओके, सो यहाँ पर हम पी के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 2 भी रख सकते हैं। ओके, सो ये है हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन। तो इसको आप क्या कर सकते हो, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। देखो ऐसा कौन सा रिलेशन इन चारों में से, पी के है वाटर का, ओके, आगे पी के प्लस और माइनस पी के बी, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो बेस्ट मेथड बताना था प्राइमरी अमीन्स को प्रिपेयर करने का। उसने बोला कि जो प्राइमरी अमीन प्रिपेयर करनी है, प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड से करनी है, ओके, बट आर का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ये है उसका क्वेश्चन। तो बच्चे जो क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सैन्डलियर रिएक्शन विद अमोनिया गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये चारों के चारों जो अमीन्स की सिंथेसिस से है, इन जो है इस इनको मैंने डिस्कस कर रखा है अपने अमीन्स वाली प्लेलिस्ट है, उसमें अमीन्स की सिंथेसिस वाली अलग से वीडियो है, उसका लिंक मैं अपलोड कर दूंगी इसमें। उसमें इनकी सिंथेसिस अमीन्स की दे रखी है, आप देख सकते हो वहां पर। तो वो जो रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करते हैं तो वहां पर आर का नंबर ऑलवेज चेंज होता है। ओके, आप वहां से विजिट करके देख सकते हो, मैंने अच्छा समझा रखा है उसमें ना, देख लेना। तो इसमें तो हम इसके जब अमोनिया के साथ हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं ना, उसमें आर का नंबर ऑलवेज इंक्रीज करता है। ठीक है, यही इस रिएक्शन की डिसएडवांटेज थी, मैंने बताया था उधर। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता इसमें से। अब सैंडमेयर रिएक्शन वो अलग है रिएक्शन, उसमें तो सैंडमेयर रिएक्शन है जो उस वो है डायाजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है, डायाजोनियम क्लोराइड की। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, डायाजोनियम सॉल्ट्स हैं, जो डायाजोनियम सॉल्ट्स, उनसे हेलो अरीन बनते हैं। और डायाजोनियम सॉल्ट की मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है 2, आप वहां देख सकते हो, वहां पर मैंने सैंडवेयर रिएक्शन अच्छी तरह समझा रखी है। तो उसमें तो हेलोरीन बनते हैं, तो
ये वाला तो हो नहीं सकता। ओके, इसमें तो अमीन बनती नहीं है। हेलो ऑप्शन बचते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन एंड गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो अब जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है ना, उसमें तो बच्चे ब्रोमीन को अमाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। ब्रोमीन को अमाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है प्लस बेस लिया जाता है। मतलब ओवरऑल जो हमारे पास इस रिएक्शन में अमाइड से अमीन मिलती है, तो उसने हमें क्या बोला है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो इसमें तो हमें फ्रॉम अमाइड मिलती है अमीन। तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब हमारे पास एक ही बचता है ऑप्शन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो ये मैंने वहां समझा रखी है, वीडियो का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में जो हम थैलीमाइड लेते हैं उसको रिएक्ट करवाया जाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से, और एक बेस लिया जाता है, और इससे हमारा जो अमीन बनता है वो भी प्राइमरी ही बनता है। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो था आंसर करेक्ट बी। ओके। ओके बच्चे, यही क्वेश्चन थे सारे के सारे। टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं मास्टर केडर प्रीवियस ईयर में का जो मास्टर केडर था उसके। इसके बाद हम शुरू करेंगे उसके पहले का जो मास्टर केडर आया था उसके क्वेश्चंस केमिस्ट्री सेक्शन के। अब आपको जो भी इस 4 वीडियोस हो गई हैं टोटल जो कवर कर रही हैं ये 50 क्वेश्चंस। आपको अगर अब आपको कोई भी अगर कोई डाउट है, कोई भी फीडबैक देनी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसके बिना अब लाइक अगर आपको समझ आ रही है, आप यहाँ तक बने हुए हो, आपको 4th वीडियो तक आ गए हो, इट मीन आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ ही रही है। तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यही मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। इससे तभी मैं आगे और आगे, साथ ही साथ इस जो भी है जो इम्पोर्टेंट है मास्टर केडर के लिए और प्री-टेट के लिए, केमिस्ट्री के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वो उसके नोट्स और जो कुछ केमिस्ट्री कंटेंट है वो मैं अपलोड करती रहूंगी। एक व्हाट्सएप चैनल भी मैंने बना रखा है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको कर सकते हो वहां से फॉलो। तो उसमें मैं डालती रहती हूँ, आप वहां पर जाके देख सकते हो। ओके, तो आप प्रैक्टिस करो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।